व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट के अंदर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो पेपर का नाम है वो क्या है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। सेल्स, हम इस जो पेपर में बात करते हैं मेनली बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, और जो कि B2B सेलिंग की ज़्यादा बात करता है ये हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि पर्सनल सेलिंग हमें B2B में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। कई बार बड़ी बड़ी मशीनरी बेचनी होती है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं कस्टमर के पास और उसको कन्विंस करना होता है। तो प्रॉपर पर्सनल सेलिंग का चैनल फॉलो करना पड़ता है, जिससे हमें लोगों को मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो नॉर्मल सेल्स की बात नहीं चल रही है, बल्क सेलिंग की बात नहीं चल रही है, B2C बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग की बात नहीं चल रही है, हम बात कर रहे हैं B2B सेलिंग की। और जो इसमें हमारा टाइप ऑफ सेलिंग है वो है पर्सनल सेलिंग। तो आइए हम इसकी ब्रॉड डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेल्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग एज दीज टास्क अप्लाई टू पर्सनल सेल्स फोर्स। क्योंकि पर्सनल सेलिंग की मैंने शुरुआत में बताया था, पर्सनल सेलिंग की बात चल रही है, इसीलिए हम पर्सनल सेलिंग की बात करेंगे। सारे जो एस्पेक्ट कवर होंगे वो पर्सनल सेलिंग के कवर होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्लान करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्लान करना होगा कि कितने हमें सेल्स पर्सन चाहिए, कौन कौन सी उनके अंदर स्किल्स हों ताकि वो अपने B2B कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ, बिजनेस कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। फिर हमें उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्या डायरेक्शन देना पड़ेगा? कि वो किस तरह से सेल करें, किस रूट में जाएं, कहाँ पे जाएं। तो ये सारी चीज़ें उनको हर एक चीज़ डायरेक्ट करनी पड़ेगी। कितना सेल्स उनका कोटा होगा, मतलब टारगेट कितना होगा, ये सब चीज़ें उनको समझानी होंगी। फिर कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, जो पर्सनल सेलिंग जाएंगे तो उसको कंट्रोल करना होता है। प्रॉपर पर्सनल सेलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। आगे के वीडियोस में आप देखेंगे कि पर्सनल सेलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, तो उसको हमें कंट्रोल करना होता है ताकि हम वो डील क्लोज कर पाएँ। जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं बिज़नेस से, हम बिजनेसमैन से हम ऑर्डर लेने वाले हैं, हमारे यहाँ पे कस्टमर कौन है? बिजनेसमैन खुद हैं। तो उनसे ऑर्डर लेने के लिए हमें सेल्स, जो पर्सनल सेलिंग है, उसको कंट्रोल करना होता है। अब इसमें क्या क्या पर्सनल सेलिंग में करना होता है? देखिए, अब हम लोगों को हायर भी करेंगे क्योंकि हमें लोग चाहिए ना। पर्सनल सेलिंग में सेल्स पर्सन चाहिए जो कि जाके रिप्रेजेंट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें प्रोडक्ट को, अपना प्रेजेंटेशन दें, जिससे हम क्या करें, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो उनको हम रिक्रूट करेंगे, रिक्रूटिंग के बाद सेलेक्ट करेंगे, उनको इक्विप करेंगे। इक्विप का मतलब उनको वो ट्रेनिंग देंगे, वो टूल्स देंगे, वो टेक्नोलॉजी सिखाएंगे ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से दे पाएँ और डील को क्लोज कर पाएँ, मतलब फाइनली प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ या सर्विस को सेल कर पाएँ। असाइनिंग, उनको वर्क असाइन करना है। जो भी उनका वर्क है, टास्क है, प्रॉपर असाइन होगा। जो भी टारगेट्स हैं उनको प्रॉपर असाइन होंगे। लोकेलिटी प्रॉपर असाइन होगी कि इस लोकेलिटी में अब जाना है, आपका एरिया ये है, एरिया ऑफ वर्क ये है, ये प्रॉपर असाइन होगा। रूटिंग होगी। देखिए, रूटिंग बहुत ज़रूरी है। जब पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं तो रूटिंग वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए एक टीम के अंदर 10 सेल्स पर्सन हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग टेरेटरी में जा रहे हैं। अगर रूटिंग नहीं की गई तो या तो एक ही टेरेटरी में सारे लोग पहुंच जाएंगे, या ऐसी कोई टेरेटरी होगी जहां पे कोई नहीं पहुंचेगा। प्रॉपर रूटिंग ना होने के कारण क्या होगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सब लोग वहीं पे जाएं जहां पे उनका रूट है, और एक रूट एक व्यक्ति को दे दिया जाता है जो कि पूरा कवर करता है। जिससे क्या होता है कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती, या दो लोग साइमल्टेनियसली एक ही टेरिटरी पे काम नहीं करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े का भी चांस खत्म हो जाता है। सुपरवाइजिंग, हर जगह सेल्स पर्सनल को भी सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जहाँ भी वो अटक रहे हों, डील क्लोज ना कर पा रहे हों। कई बार आपने सुना होगा कि जो जूनियर होता है, सबॉर्डिनेट होता है, अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज़ मैं बहुत करीब हूँ, ये डील क्लोज करवा दीजिए। तो मैनेजर खुद जाते हैं, सेल्स मैनेजर कई बार खुद जाते हैं उस डील को क्लोज करने के लिए, क्योंकि ग्राहक बड़ा है, ऑर्डर बड़ा है, तो हमें सुपरवाइज करना पड़ता है। फिर पेइंग, जिसका जितनी मेहनत, जिसने जितनी ज़्यादा सेल्स कोटा को अचीव किया है, जितनी ज़्यादा मेहनत की है, उसको उस हिसाब से पेमेंट होगा, ना कि सबको इक्वल पेमेंट होगा। इंसेंटिव्स इस फील्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं पर्सनल सेलिंग में, तो हम प्रॉपर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का, पेइंग उसको प्रॉपर होनी चाहिए। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छी अच्छी मीटिंग्स करवाइए, अच्छे अच्छे क्लब्स में जाके कई बार मीटिंग होती हैं, उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या इस तरह के जो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं उनसे भी दीजिए और मॉनेटरी रिवॉर्ड भी देने पड़ते हैं, ठीक है। एज दिस टास्क अप्लाई टू पर्सनल सेल्स टास्क फोर्स, जो भी पर्सनल सेल्स फोर्स है उसको सबको ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ये जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, डायरेक्शन हो, कंट्रोल हो, पर्सनल सेलिंग का, ठीक है, ये रिक्रूटिंग हो, सिलेक्टिंग हो, इक्विपिंग हो, असाइनिंग हो, रूटिंग हो, सुपरवाइजिंग हो, पेइंग हो, मोटिवेटिंग हो, ये सारा काम किससे रिलेटेड है? पर्सनल सेल्स फोर्स से। इसीलिए हमको ये सेल्स मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी देखनी पड़ती हैं। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट का डुअल रोल है कि पहला रोल कौन सा है आपका? है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या करते हैं? मैनेजिंग द सेल्स फोर्स पर्सोनल मैनेजमेंट। इसमें हम टोटल जो भी हमारे लोग अंडर में काम कर रहे हैं उनको हमें मैनेज करना होता है, ठीक है। मतलब उनका सिलेक्शन से लेके, उनका रिक्रूटमेंट से लेके, उनकी ट्रेनिंग से लेके, ये सारा काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का है। मतलब सेल्स मैनेजमेंट का जो पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट है स्ट्रेटेजिक पार्ट। स्ट्रेटेजिक पार्ट का मतलब है पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जीक्यूटिव ग्रुप दैट मेक्स मार्केटिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है। ये हमारे प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये क्या है? 4 P's हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेस बोला जाता है। तो प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन ये सब टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, जो बड़े लेवल पे सेल्स में बैठे होते हैं या मार्केटिंग हेड होते हैं, कंट्री हेड होते हैं। ये सब डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन से प्रोडक्ट किस टेरिटरी में हमको चलाना है, प्राइसिंग क्या रखी है। प्राइसिंग रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, जैसे हमें कॉम्पिटिटर को भी ध्यान में रखना है, हमें उस कंट्री की प्राइसिंग पॉलिसी भी ध्यान रखनी है, टैक्सेशन भी ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं ताकि हम कॉम्पिटिटर रह पाएँ और हमारे प्रोडक्ट्स बिक पाएँ। डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी प्लान करना होता है, रूट कहाँ से होगा, कहाँ से हमारा प्रोडक्ट जाएगा, कौन सा लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पहुँच पाएगा। प्रमोशन, डिफरेंट मीडिया को इस्तेमाल करना, जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये 2 आजकल मेन डिस्क्रिमिनेशन है, मेन डिफरेंसेस हैं। ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, या दोनों में करना है, प्रिंट मीडिया पे जाना है या आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टेलीविज़न वगैरह में जाना है, ये डिसाइड करना होता है कि हम किस तरह से अपना प्रमोट करेंगे। तो ये लेवल आता है स्ट्रेटेजिक वाला। और ये सारे जो पर्सोनल हैं, जो भी हायर हुए हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, इनको सारा जो भी चीज़ें बनाई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उनको फॉलो करना होता है। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर भड़क जाता है और सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है। अब ये इवॉल्विंग नेचर का है, सेल्स मैनेजमेंट कैसा है? इवॉल्विंग नेचर का है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये क्या था? द डायरेक्शन ऑफ द सेल्स फोर्स पर्सनल। जो हम सेल्स फोर्स पर्सनल को जो डायरेक्शन देते थे वही था सेल्स मैनेजमेंट, बस इतना ही। और आज की अगर ब्रॉडर बात करें तो हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स मैनेजिंग the entire personal selling efforts and integrating it with the other marketing elements। ये सिर्फ सेल्स नहीं है, आज की डेट में हमें सारे अदर मार्केटिंग एलिमेंट्स जो कि है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सर्विस के केस में पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इन सब से हमें इसको इंटीग्रेट भी करना है और सारे सेल्स एफर्ट्स को भी मॉनिटर करना है। कौन सा सेल्स पर्सन कहाँ क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, इसको कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई एडिशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कहाँ अटक रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर रही हैं। तो ये अब दायरा थोड़ा बढ़ गया है, इवॉल्व हो रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो रहे हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो रहे हैं, तो इस कारण से ये इवॉल्विंग नेचर का है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्स वॉल्यूम। पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम क्या है? द मोस्ट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेल्स। देखिए, मैं एक चीज़ आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि कंपनी को प्रॉफिट कमाने का एकमात्र जो तरीका है वो है सेल्स। अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्शन करे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हायर करे, बड़ा डेकोरम मेंटेन करे, खूब एडवर्टीजमेंट करे, सब कुछ कर ले, तब भी कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। पैसा तो देखिए तभी आएगा जब कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी उसका प्रोडक्ट है, वो बेचने में कामयाब हो जाएगी, तब पैसा कंपनी के पास
आना चालू होता है और यही एक माध्यम है। इसलिए ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेल्स वॉल्यूम अचीव करना ज़रूरी है। एक कंपनी है जिसका 10 करोड़ का टारगेट इस साल का था, तो अगली बार भैया वॉल्यूम बढ़ाना चाहेंगे। हम क्या करना चाहेंगे कि हमारा 11 करोड़ का टारगेट अचीव हो, 11 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम हो। तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी भी ग्रो करेगी और ऑब्वियसली कंपनी का फ़ायदा होगा। अब क्वांटिटेटिव बात कर लें, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या बात है इसमें, सेल्स वॉल्यूम में क्वांटिटेटिव इसी के अंदर है। क्वांटिटेटिव यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड और टोटल रेवेन्यू। ये जो सेल्स वॉल्यूम है रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितनी यूनिट आपने बेच दी, चाहे एसी हो, चाहे कार हो या पेन ही क्यों ना हो, कितनी यूनिट्स आप बेच पाए हैं एक साल के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में, वही आपका सेल्स वॉल्यूम कहलाएगा। ग्रोथ, देखिए सेल्स मैनेजमेंट इज टास्क्ड with not just maintaining volume but expanding it to capture a larger market share। सेल्स वॉल्यूम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सेल्स को मेंटेन कर लिया, भैया सेल्स हमारी पिछले साल 10 करोड़ की थी, फिर से 10 करोड़ की है, अगले साल भी 10 करोड़ की है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सेल्स को लगातार बढ़ाते रहना है और मार्केट शेयर को बढ़ाना है। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, एक अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पूरे मार्केट में 100 कस्टमर हैं, मान लीजिए एक कोई टेरिटरी है, दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे भी समझने का प्रयास करते हैं कि 100 कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर्स में से आपके पास 35 कस्टमर्स हैं, मतलब 35% हिस्सा आपके पास है। अब आप क्या चाहेंगे, आपका लगातार, अब मार्केट तो वही है, उसी में दूसरा कॉम्पिटिटर भी डील कर रहा है। एक कंपनी है आपकी मान लीजिए, तो बी सी डी जितनी भी कॉम्पिटिटर्स वो भी वही डील कर रहे हैं। किसी के पास 25% है, किसी के पास 10% है, किसी का 5% है, किसी का 40% भी हो सकता है, आपसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े, तो उसके लिए सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब कि 35% से अब हम जाना चाहते हैं 40% तक या 45% तक, मतलब अब 45 कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं 100 में से, तो हमारा मार्केट शेयर क्या होगा, ओवरऑल मार्केट में बढ़ जाएगा। इसी को मार्केट शेयर बढ़ाना कहते हैं। तो वो तभी हो पाएगा भाई जब हम सेल्स वॉल्यूम को अपने बढ़ाएंगे। वही नंबर्स अगर हर बार आ रहे हैं, 100 यूनिट आप बेच पा रहे थे, 100 ही इस बार भी बेच पा रहे हैं, अगली बार भी 100 बार बेच पा रहे हैं, तो आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा है। और ख़तरा और है कि अगर अच्छा कॉम्पिटिटर ने काम कर दिया तो आपका मार्केट शेयर भी गया। तो इसलिए हमें मार्केट शेयर को लगातार बढ़ाते रहना, सिर्फ नंबर्स को अचीव करना ही हमारा टारगेट नहीं है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बी जो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्स मैनेजमेंट के, जो बी नंबर का ऑब्जेक्टिव है वह कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स। सेल्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबल सेल्स। सेल्स जो मैनेजर होते हैं वो प्रॉफिटेबल सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार ऐसी सेल्स होती हैं जो कंपनी कंपटीशन को जीतने के लिए करती है, कुछ उनके रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बात करूँ तो सीलिंग फैंस बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, लगातार बिकता है, बट जो थोड़ा सा अनअफोर्डेबल प्रोडक्ट है या कह सकते हैं अनकॉमन है, हर घर में इतना नहीं मिलता इतना फ्रिक्वेंटली जितना सीलिंग फैन मिलता है, वो है आपका एसी, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर बेचना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी बेचने पड़ते हैं जिससे कंपनी को फ़ायदा होता है। और पंखे वगैरह जो सीलिंग फैन है वो कंपनी ज़्यादातर बेचती हैं मार्केट में बने रहने के लिए, उनमें प्रॉफिट मार्जिन है बट कम है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एसी हम कह रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट भी हो सकता है। दूसरा है कॉस्ट कंट्रोल। देखिए कॉस्ट कंट्रोल करना है, मैनेजिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स फोर्स, ट्रैवल, कमीशंस, ऑफिस ओवरहेड। तो हम इस तरह से मैनेज करते हैं अपनी कॉस्ट को, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, अगर हम रूटिंग ढंग की कर लें, अगर हम बहुत अच्छे से रूटिंग प्लान कर लें और हम अपने एफिशिएंटली रूट डिसाइड कर पाएँ, हम कहाँ कौन सेल्स पर्सन को भेजना है, और ऐसे ऑफिस लोकेशन बनाए जहाँ से हम आसानी से कस्टमर्स को रीच कर पाएँ, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस घट जाएंगे, तो हमारा पैसा बचेगा। कमीशंस इस तरह से डिज़ाइन करें कि हमारे कुछ पैसे बचें, सारा पैसा कमीशन में ही ना उड़ जाए, हमारा रेवेन्यू बचा रहे, सेल्स वॉल्यूम बचा रहे। ऑफिस ओवरहेड जो ऊट पटांग के खर्चे हैं, ऑफिस में ज़्यादा खर्चा होता है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा बचने लगेगा। प्रोडक्ट मिक्स में देखते हैं, फोकसिंग ऑन सेलिंग हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स रेदर दैन जस्ट ईजीएस्ट आइटम्स टू सेल। देखिए कई बार सेल्स पर्सनल टारगेट अचीव करने के लिए वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो रेगुलर आराम से बिक जाते हैं, बट उससे कंपनी का मार्जिन क्योंकि कम था रेगुलर प्रोडक्ट का, तो उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। हायर मार्जिन प्रोडक्ट बेचेंगे तो क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए कई बार कंपनीज कंपल्शन लगा देती हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तभी आपका कमीशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक कंपनी के एक ही प्रोडक्ट थोड़ा ना होता है, कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग मार्जिन मिलता है कंपनी, किसी में ज़्यादा फ़ायदा, किसी में कम फ़ायदा। तो ज़्यादा वाले जिसमें मार्जिन है उसको बेचने के लिए कंपनी ज़्यादा फोर्स करती हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कंटिन्यूड है हमारा सेल्स मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा जो सी नंबर का है, कंटिन्यूइंग ग्रोथ। कंटिन्यूइंग ग्रोथ क्या है? सेल्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़िया जनरेट होता रहा, खूब अच्छा आपका सामान बिक रहा है, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट आपका ढंग से चल रहा है, ठीक है, बढ़िया आपका सेल्स को आप ऐसा मैनेज कर पा रहे हैं कि लगातार आप ग्रोथ 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 करते जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बना रहेगा, कंपनी टिकी रहेगी मार्केट में। नहीं तो क्या होगा? नहीं टिक पाएगी। फिर क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। आपको मार्केट डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइंग एंटरिंग न्यू मार्केट्स। आपको हमेशा मार्केट को डेवलप करना है, नए नए मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजते रहना है। जैसे आपको अगर इंडिया में आपका सेचुरेट हो गया मार्केट, आपको दिख रहा है कि अब ज़्यादा एफर्ट लगाने पर भी इंडिया में अब ज़्यादा सामान नहीं बिक पा रहा है, मार्केट सेचुरेट हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे? फॉरेन मार्केट्स को ढूंढेंगे। अगर आप मान लीजिए किसी स्टेट में हैं, उत्तर प्रदेश में है मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश का अगर मार्केट सेचुरेट हो गया तो आप मध्य प्रदेश जाइए, महाराष्ट्र जाइए, अलग स्टेट्स में आप देखिए, ठीक है। तो हमें मार्केट को डेवलप करना है। अब यही डिफरेंस है मार्केट शेयर और मार्केट डेवलपमेंट में। मार्केट शेयर में एग्जिस्टिंग मार्केट में अपना परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाना होता है, और मार्केट डेवलपमेंट में हमें नए नए मार्केट को खोजना होता है। कस्टमर रिटेंशन, हम मार्केट तो डेवलप कर रहे हैं, नई नई मार्केट खोज रहे हैं, और पुराना कस्टमर पीछे से चला गया तो क्या होगा? तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? कस्टमर को रिटेन करके रखना है, लॉयल्टी मेंटेन रखनी है। कस्टमर जो पुराना एक बार हमने बना लिया, वो कोशिश करिए कि आप हमसे जुड़ा रहे, हमारे ही प्रोडक्ट खरीदे, हमारे कॉम्पिटिटर्स के ना खरीदे, ठीक है। इसके लिए बहुत मार्केटिंग एफर्ट लगता है, कस्टमर का सेटिस्फाइड होना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यूइंग ग्रोथ है, ताकि हमारी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहे। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो देखिए दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं, पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को समझ लेते हैं, स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स टू बी अचीव्ड विद इन द करंट फिजिकल पीरियड। जो करंट फिजिकल पीरियड है उसमें हमें जो पर्टिकुलर मेजरेबल टारगेट्स अचीव होने हैं, स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने हैं, वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। और ये क्वांटिटेटिव है, नंबर्स की बात करता है, इतने करोड़ रुपए या इतने हज़ार यूनिट्स हमें बेचने हैं, इतने लाख यूनिट्स बेचने हैं, ये इसकी बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, सेल्स कोटाज एक्सपेंस रेशियो। सेल्स कोटा का मतलब सेल्स टारगेट से ही है, तो आप समझ गए होंगे। टीम का टारगेट अलग होता है, इंडिविजुअल का टारगेट अलग होता है, ठीक है, टेरिटरी का टारगेट अलग होता है, ये सब सेल्स कोटा कहलाते हैं। एक्सपेंस रेशियोज़, हमें एक प्रोडक्ट को बेचने में कितना खर्चा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये भी हमें दिखाना है। नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपनड, हमने नए अकाउंट कितने खोले, मतलब जो नए कस्टमर्स कितने ऐड किए, है ना। अगर हम मान लीजिए कि 100 कस्टमर्स को बेच रहे थे, क्या हमने 101 में को टारगेट किया है, क्या हमने 102 को टारगेट किया, तो नए कस्टमर्स कितने ऐड किए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उसमें कई बार ज़्यादा भी खर्चा हो जाता है, क्योंकि नए कस्टमर अप्रोच करके अपने साथ जुड़ना टफ होता है, पुराने कस्टमर्स को बेच देना आसान होता है, क्योंकि वो हमारी सारी चीज़ों से फेमिलियर होते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, क्वालिटेटिव वाले की। क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात ऊपर कर ली, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। क्वालिटेटिव में क्या है? स्ट्रेटेजिक गोल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल हेल्थ एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। हम कंपनी की ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, गुडविल कैसी है, मार्केट में ब्रांडिंग कैसी है, इन सब की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखिए अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है, ब्रांडिंग अच्छी है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कस्टमर की आइज़ में उसकी रिस्पेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म में आप सेल्स फिर बार बना पाएंगे। ये चीज़ें हेल्प करती हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अगर कंपनी की इमेज ही ख़राब है या बहुत ही पुअर है, तो फिर क्या होगा? फाइनली वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो 1 साल या 2 साल ही कर पाएंगे, आगे जाके वो कोलैप्स कर जाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्डिंग प्रोफेशनल सेल्स इमेज, हमारी जो इमेज है वो प्रोफेशनल सेल्स इमेज है, हम बहुत बार्गेनिंग नहीं करते हैं, ब्रांडिंग बना के रखी है हमने, और हम आराम से अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं। इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, हम लगातार प्रयास करते हैं कि कस्टमर सर्विस अच्छी हो, ताकि हम क्या कर पाएँ, हम अपनी जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ा पाएँ। अगर हमारी कस्टमर सर्विस अच्छी रहेगी तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। गैदरिंग मार्केट इंटेलिजेंस, गैदरिंग मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपनी
मार्केट की इन्फॉर्मेशन को लगातार पकड़ के रखें। कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आने वाली है, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे अपकमिंग आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज होने वाला है, ये सारी खबर हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम मार्केट में सेल्स कर पाएंगे। ये चीज़ें थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस। सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस ये आपका इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पहली चीज़ है फॉर्मुलेटिंग। क्या फॉर्मुलेट करेंगे? अ सेल्स प्रोग्राम बेस्ड ऑन मार्केट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो मार्केट एनवायरमेंटल फैक्टर्स का है, जो भी मार्केट में इन्फ्लुएंस डालने वाले, मतलब आपकी सेल्स को प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे हो, चाहे टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो रहा हो, या कॉम्पिटिटर आ रहे हो मार्केट में, या कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई ऐसा इशू आ रहा हो जिसके कारण आपकी सेल्स को हार्म पहुँचे या फ़ायदा हो, दोनों ही तरीके से, तो वो आप लगातार ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे? ऐसे सेल्स प्रोग्राम को डेवलप करेंगे जिससे आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। फिर आता है इम्प्लीमेंट। जो आपने प्रोग्राम बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सेल्स प्रोग्राम थ्रू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। हमें जो सेल्स प्रोग्राम हमने बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? हम रिक्रूटमेंट करेंगे ऐसे लोगों का जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएँ, और फिर हमको रिक्रूट करने के बाद पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, उसके बाद में उनको हम ट्रेनिंग ऐसी देंगे ताकि हमारे वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएँ, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कई बार चाहिए होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए होती है, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा कर पाएँ, और जो भी हमारे रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो सारे वो फुलफिल कर पाएँ, ठीक है। फिर इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स फोर्स अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव्स। हमें लगातार परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है कि जो हमने सेट ऑब्जेक्टिव किया है, ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं, उनको वो अचीव करने में सक्षम है या नहीं है। अगर सक्षम है, अचीव कर पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, एवेल्युएशन में पास हो गए। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज अ गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या वो अचीव हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं हो पा रहा है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। अगर ट्रेनिंग की कमी पड़ रही है या कैंडिडेट ही एलिजिबल नहीं है, तो फिर हमें डेफिनेटली नए कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे जो कि सिखाने के बावजूद नहीं सीख पा रहे हैं। और अगर सीखने का स्कोप है, कैंडिडेट 90% अचीव कर पा रहा है, 80% अचीव कर पा रहा है, 20% लैग कर रहा है, वो हम ट्रेनिंग से फुलफिल करेंगे, कैंडिडेट से पूछेंगे, सेल्स पर्सनल से पूछेंगे कहाँ समस्या आ रही है, इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो ये था आज के टॉपिक में। आगे हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।